सो हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं रिटेल मैनेजमेंट डिसीजन प्रोसेस पर। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं रिटेल मैनेजमेंट होता क्या है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रिटेलिंग क्या होता है। ठीक है, रिटेलिंग एक फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है जो कि रिटेलिंग बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दुकान होती है ना, वो एक रिटेल आउटलेट होती है। ओके, दुकानदारी को हम बोलते हैं रिटेलिंग। तो अभी मैं रिटेल मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। रिटेल मैनेजमेंट एक आर्ट है एंड नेसेसिटेट्स एम्प्लॉइंग सेवरल टूल्स एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट फॉर कंप्लीट एंड यूज़र सेटिस्फैक्शन। रिटेल को इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि जो भी कस्टमर आ रहा है एंड यूज़र आ रहा है उस वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो। जैसे अभी स्टोर्स वगैरह खुले हैं तो वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होना चाहिए हमारी सर्विसेज को लेकर। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं रिटेल मैनेजमेंट डिसीजन प्रोसेस की। सबसे पहला आता है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ रिटेलिंग। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ रिटेलिंग में क्या है, द क्रिटिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन द वर्ल्ड ऑफ रिटेलिंग कौन कौन से हैं वो हमें पता लगेगा। फर्स्ट है मैक्रो इन्वायरमेंट। लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा गाइज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग एंड अफेक्ट इज परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटजीज इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहला है सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसमें आ जाएगा सोसाइटी, कल्चर, कौन कौन सा है जहाँ पर हमारा वो रिटेल आउटलेट है उस हिसाब से हमें मतलब शॉप में वो सामान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए साउथ इंडियन है तो वहाँ पर क्या सामान होगा, ज़्यादातर वो वाइट कपड़े पहनते हैं या फिर वो इडली डोसा वगैरह की ज़्यादा आउटलेट्स होंगी वहाँ पर। ठीक है गाइज, सेकंड आएगा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में आएगा कि गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या लीगैलिटीज़ लगाई गई हैं उस पर। जैसे कि ये आप देख सकते हो, लेजिस्लेशन गवर्न्स द रिटेल फर्म ऑपरेशंस एंड रिलेशन विद इट्स चैनल पार्टनर्स। ठीक है, उसके जो चैनल पार्टनर्स होंगे मतलब स्टोर्स, जैसे जो भी स्टोर्स गवर्नमेंट जिसमें भी अपना हिस्सेदारी रखती है, जो भी रखती है उसके डिसीजन वगैरह वो देखते हैं। सेकेंडली, इन रिलेशन विद सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज़ आर गवर्नड बाय अप्रोप्रिएट लॉज। उसके रिलेशनशिप जो होते हैं सप्लायर के साथ कि कितना सामान लेना है, क्या सामान लेना है, कंज्यूमर को कैसे, कॉम्पिटिटर से आप कौन से एडवांटेज ले सकते हो, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एम्प्लॉयज़ से कैसे बिहेव करना है आपने, एचआर पॉलिसीज़ हो गई। फिर आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन प्रैक्टिस कंसर्निंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडमार्क्स एंड एचआर पॉलिसीज़। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कहीं कोई दुकान वाला प्राइस बहुत ज़्यादा ना कर दे जिससे कि कस्टमर्स को सफ़र करना पड़े। यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, या फिर उसके प्रोडक्ट कैसा है, प्रमोट कैसे कर रहे हो, ट्रेडमार्क्स तो नहीं यूज़ कर रहे, वो सब। थर्ड आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है कि गवर्नमेंट्स पास लेजिस्लेशन विच डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट फर्म्स। ठीक है, कोई ना कोई नया रूल ले आते हैं जिस वजह से फर्म्स को जो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मान लीजिए जीएसटी आ गया तो सबको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, पहले पहले सबको प्रॉब्लम आ रही थी, खैर अभी भी है। मतलब ऐसे कोई भी रूल्स गवर्नमेंट जब इम्पोज करती है तो इन फर्म्स वगैरह को प्रॉब्लम आती है। फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ चेंज इन रिटेल इंडस्ट्री। अभी टेक्नोलॉजी का आपको पता है कि अभी कंप्यूटराइज्ड हो गया, सारा सिस्टम जो है तेज़ हो गया है, या ऑनलाइन पेमेंट हम कर सकते हैं। पहले क्या था, ठीक है, टाइम सेव हो रहा है। टेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही मेजर रोल करती है किसमें, वर्ल्ड ऑफ रिटेलिंग में। उसके फैक्टर्स हैं ये सारे गाइस, चारों के चारों। अभी आता है माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो पता है आपको, छोटा। ठीक है, अब माइक्रो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स टेंड टू हैव मोर डायरेक्ट एंड immediate impact on retail organizations than do a macro environment elements। ठीक है, कि माइक्रो इन्वायरमेंट एलिमेंट जो है वो ज़्यादा डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट डालते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस पे, क्योंकि वो उसके अंदर अंदर ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सच टाइप ऑफ रिटेलर आर मोस्ट लाइकली टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। तो जो माइक्रो इन्वायरमेंट में होते हैं रिटेलर्स वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। द रिटेलर्स माइक्रो इन्वायरमेंट फोकसेस ऑन द फॉलोइंग। किस किस चीज़ पे फोकस करते हैं। फर्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, द नेचर ऑफ कंपटीशन इन रिटेलिंग मार्केट इज़ अफेक्टेड बाय बैरियर्स टू एंट्री
बारगेनिंग पावर ऑफ वेंडर्स एंड कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कंपटीशन में जो राइवलरी होती है उस हिसाब से जो है बैरियर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। बारगेनिंग पावर देखनी पड़ती है कि अगर मेरी साथ वाली दुकान वाला चीज़ 100 में दे रहा है तो मैं कैसे 110 में दे सकता हूँ। ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री आर कंडीशंस इन रिटेल मार्केट दैट मेक डिफ़िकल्ट फॉर फर्म्स टू एंटर द मार्केट। फर्म्स को एंट्री नहीं देते। कई फर्म्स होते हैं जिनको मतलब एंट्री नहीं मिलती उस मार्केट में। ठीक है। ये साथ वाले जो होते हैं वो कहते हैं नहीं जी यहाँ तो हमारा ही राज है, हम बेचेंगे, आप प्लीज़ कहीं और जाके अपनी दुकान सेट कीजिए। फिर आता है बारगेनिंग पावर ऑफ वेंडर्स। मार्केट्स आर लेस अट्रैक्टिव व्हेन अ फ्यू वेंडर्स कंट्रोल द मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन इट। In this situation, vendors have an opportunity to dictate prices and other terms like delivery dates, reducing the retailer's profits. गाइस वेंडर्स जो होते हैं, जो बना रहे हैं, जब उनको पता है कि जो हमारा सामान बिकेगा वो हमारा ही बिकेगा, तो वेंडर के पास जो है अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने हिसाब से प्राइस रखते हैं, मोनोपोली हो जाती है एक हिसाब की। ठीक है। रिटेलर के प्रॉफिट वो कम कर देते हैं बनाने वाले, कि पता है बिकनी तो हमारी चीज़ है ही, तो उन्हें बोलेंगे कि देखिए आपको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, इससे आपने बेचनी है तो बेचो। फिर आ जाता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शंस टू एक्शंस undertaken by competitors. When rivalry is high, price wars erupt, employee rates occur, advertising and promotion expenses increase. अभी जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो उतने ज़्यादा खर्चे होंगे प्राइस में, या फिर बोल देंगे कि एम्प्लॉई रेड करवाइए आप जी, ये टैक्स नहीं दे रहे, ऐसे वैसे हैं। एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा आएगा, प्रमोशंस में ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है गाइस। तो अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कस्टमर। ठीक है। टुडे कस्टमर इज़ फार मोर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ द हैपनिंग्स अराउंड हिम देन एवर बिफोर। ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स हिज लाइफ इन सम वे और द अदर। The relationship between the consumer and the retailer has therefore become much more competitive and more complex than ever. तो गाइस अभी कस्टमर को सारा कुछ पता है तो उसको उल्लू तो बना नहीं सकते। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। अब हम बात करेंगे उसके दूसरे पॉइंट की, जो कि है डेवलपिंग अ रिटेल स्ट्रेटजी। ये यहाँ पर देख लो एक बार। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ रिटेलिंग हमने कर लिया है, अभी सेकंड स्टेप आ गया है डेवलपिंग अ रिटेल स्ट्रेटजी। ओके। तो डेवलपिंग अ रिटेल स्ट्रेटजी में क्या आएगा कि रिटेल की एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि हमारा जो कस्टमर है वो दूसरे के पास ना जाए। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, द नेक्स्ट स्टेप इन रिटेल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज फॉर्मुलेटिंग और डेवलपिंग अ रिटेल स्ट्रेटजी। ठीक है। रिटेल स्ट्रेटजी बनानी है हमने इस एरा में जहाँ की ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है। रिटेलर शो कर रहे हैं क्या, ज़्यादा इंटरेस्ट किस में, इन फॉर्मुलेटिंग वेल डिज़ाइन स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने होते हैं जो कि अट्रैक्ट करे और रिटेन करे कस्टमर को, बाय अंडरस्टैंडिंग द केटरिंग टू देयर नीड्स एंड चेंजिंग इंटरेस्ट। अभी जो कस्टमर को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो कस्टमर के लिए जो शॉप में अगर सामान लेकर आएंगे तभी कस्टमर लेगा ना, इसलिए। तो फिर आता है एन effective strategy enables the retailer not only to stay in the market but also to grow and prosper. अगर वो कस्टमर के पूरे कर रहा है चाव तो फिर वो रहेगा ही रहेगा। ओके गाइस। अब आएगा अ रिटेल स्ट्रेटजी इज ओवरऑल प्लान गाइडिंग अ रिटेल फर्म इन इन्फ्लुएंसेस द फर्म्स बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट्स रिस्पॉन्स टू मार्केट फोर्सेस सच एज कॉम्पिटिशन एंड इकोनॉमी। रिटेल स्ट्रेटजी अच्छी बनाओगे तो कंपटीशन में टिके रहोगे और इकोनॉमी में भी आपका बेनिफिट होगा। द रिटेल स्ट्रेटजी इंडिकेट्स हाउ द फर्म प्लान्स टू फोकस इट्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स। रिटेल स्ट्रेटजी में वो देखते हैं कि एक फर्म कैसे प्लान करती है अपने रिसोर्सेज और अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अकम्प्लिश करती है। तो उसमें क्या क्या देखते हैं फर्म में। पहला आता है द टारगेट मार्केट टुवर्ड्स विच द रिटेलर विल डायरेक्ट इट्स एफर्ट। मार्केट कौन सी है जहाँ पर रिटेल स्टोर हमने ओपन करना है। सेकंड आएगा द नेचर ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज द रिटेलर विल ऑफर टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट। तो सामान जो है और सर्विसेज जो हैं वो कौन सी सर्विस रिटेलर हमारा देगा।
हाउ द रिटेलर विल बिल्ड अ लॉन्ग टर्म एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। अभी 10 दुकान है तो वो अपनी एडवांटेज कैसे शो करेगा? दुकान बड़ी करेगा, सामान ज़्यादा रखेगा, सस्ता देगा, एडवर्टाइज करेगा, या क्या करेगा? ठीक है, अभी जो है आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग द रिटेल स्ट्रेटजी। रिटेल की स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है ये सारी, कि क्या क्या करना है, टारगेट मार्केट कौन सी रखनी है, नेचर ऑफ मर्चेंडाइज क्या होगा, रिटेलर कैसे एडवांटेज रखेगा, उसके बाद अभी बारी आ गई है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंट करने के लिए ये देख लेते हैं हम। टू इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक रिटेलिंग स्ट्रेटजी, मैनेजर मस्ट डिसाइड द बेस्ट combination and retail mix variable and coordinate the activities of different elements of the mix such as। तो गाइस ये बोल रहा है कि अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए रिटेलिंग स्ट्रेटजी मैनेजर्स को डिसाइड करना पड़ता है बेस्ट कॉम्बिनेशन रिटेल मिक्स का। रिटेल मिक्स में क्या आ जाएगा? ये सारा कुछ, मर्चेंडाइज, लोकेशन, स्टोर का लेआउट कैसा है, एडवर्टाइजमेंट कैसी करनी है, कस्टमर सर्विस अच्छी है कि नहीं, फिर आएगा प्राइस वगैरह क्या रखी है मैंने अपने सामान की। तो मैंने छोटा छोटा तो आपको बता ही दिया, अभी थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ इसको। मर्चेंडाइज में आ जाएगा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिटेलिंग इज़ टू सेल मर्चेंडाइज। ठीक है, मेन काम क्या है दुकान का? कि उसका सामान बिके। सामान नहीं बिक रहा तो दुकान बकवास है। सेकंड आता है लोकेशन कौन सी है। टूटी सड़कों पे जो दुकानें होती है ना वो कम चलती हैं गाइस। आपको लोकेशन पूरी चेक करनी है, आसपास में लोग भी रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं, यू गेटिंग माई पॉइंट। मेरे को पता है यार आपका एग्ज़ाम है, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेना चाहता। थर्ड आएगा स्टोर लेआउट और डिज़ाइन। स्टोर का लेआउट कैसा है? अगर तो बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे तो सामान जो है थोड़ा नीचा नीचा रखो, अगर बड़े आ रहे हैं सामान थोड़ा ऊपर रखो उनकी आँखों के सामने। तो ऐसे अलग अलग डिज़ाइन होते हैं स्टोर्स के। ठीक है, बच्चों का सामान नीचे पड़ा होता है, बड़ों का सामान ऊपर पड़ा होता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे, प्रमोट नहीं करोगे तो सामान बिकेगा नहीं। फिफ्थ आता है कस्टमर सर्विस। क्या बंदे भी हैं वहाँ पर खड़े हुए जो पूछते नहीं हम, भैया ये कहाँ पड़ा है, वो कहाँ पड़ा है, तो वो वाले बंदे वहाँ पे होने चाहिए। सिक्स आता है प्राइस, कि प्राइस कैसी है, प्राइस अच्छी है कि नहीं। भाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटेल मार्केटिंग कोई ख़ास है नहीं टॉपिक, इसलिए मैंने ना ये लिया नहीं टॉपिक। मेरे पास ना बड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये देखो, जो मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लो, फिर ना बोलना बताया नहीं सर ने। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मैं कवर करने वाला हूँ जो जो मैंने मार्क किए हैं, क्योंकि इस मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। 80% नंबर आ गए थे भाई के। अभी देखो क्या बनता है। बाकी एक बात याद रखना, सुन लो, एक बात याद रखना कि ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फेल हुए पास हुए कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है करने के लिए और करना, ठीक है, बिज़नेस करना, ये तो टाइम पास के लिए, शादी वादी के लिए जो भी कर रहे हो आप, MBA अच्छी बात है। अगर तो पढ़ने के लिए अच्छी जगह से कर रहे हो दैट्स वेरी गुड, लेकिन बिज़नेस का सोचना, बिल्कुल जॉब के बारे में मत सोचना। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।